सुप्रभात। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम व्याकरण का कुछ भाग देखेंगे। तो आपको अध्ययन में संधि के प्रकार आपको है, तो आज हम संधि और संधि के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संधि। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखो, दया प्लस आनंद दयानंद शब्द बनता है। धर्म प्लस अर्थ शब्द बनता है धर्मार्थ। यानी संधि शब्द का अर्थ ही है मेल। तो इसमें स्वर या व्यंजन एक साथ आते हैं और उनसे एक नया शब्द बनता है, तो उसे संधि कहते हैं। तो देखो संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर कौन से है। तो अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अहा, ए और ओ, ये 2 ऐड कर दिए गए हैं। तो ये सारे स्वर है। और व्यंजन कौन से होते हैं? तो क से ज्ञ तक जो सारे व्यंजन हैं। तो स्वर और व्यंजन इनसे हमारे शब्द तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। तो पास पास आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी देखो यहाँ पर कहा है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो पास पास आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन। अगर कोई शब्द है और उसका हम विच्छेद करते हैं और विच्छेद करने पर 2 स्वर पास पास आते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो देखो स्वर संधि के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये संधि के यानी स्वर संधि के ये 5 प्रकार है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के ये 5 प्रकार देखते हैं। तो इसका पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो देखो बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, जैसे आ, ई, उ, रू आदि दीर्घ स्वरों का इसमें प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जैसे अ, छोटा ई, छोटा उ, ए आदि जो शब्द है वह ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन से है? आ, ए बड़ा ई, बड़ा उ, रू, ये सारे शब्द जो होते हैं वह दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन से है, दीर्घ स्वर कौन से है। और देखो उदाहरण के लिए नदीश, गिरीश, विद्यालय, भानुदय, परीक्षा, विद्यार्थी, रामाधर, ये इसके उदाहरण है। यानी इसमें कौन से स्वरों का प्रयोग हुआ है? तो दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है। दीर्घ स्वर कौन से है? आ, ई, उ, रू। तो देखो इसका शब्द विच्छेद किस तरह से किया जाता है। तो नदीश ये शब्द है। तो देखो नदी प्लस ईश शब्द बनता है नदीश। तो इसमें बड़ा ई आता है। देखो जब शब्द विच्छेद हम करते हैं तो द को दूसरी वेलांटी जिसे कहते हैं, अगर ये आती है शब्द में तो बड़ा वाला ई उसमें होता है। दूसरा शब्द है गिरी प्लस ईश और इनसे शब्द बनता है गिरीश। तीसरा शब्द है विद्या प्लस आलय, तो शब्द बनता है विद्यालय। यानी लिखते समय आ का लोप हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम शब्द का उच्चार करते हैं विद्यालय तो उसमें आ का उच्चारण हो जाता है। और आए क्या है? दीर्घ स्वर है। भानु प्लस उदय शब्द बनता है भानुदय। तो देखो यहाँ पर भानु, यहाँ पर पहला उकार है, लेकिन
इसका विच्छेद जब होता है भानु प्लस उदय, यानी पहले भानु में भी एक ऊ है, दूसरे में भी एक ऊ है, और ये दो ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, और इसीलिए नु को दूसरा ऊ करे। देखो भानुदय। राम प्लस आधार तो शब्द बनता है रामाधार। विद्या प्लस अर्थी तो शब्द बनता है विद्यार्थी। तो देखो दूसरा प्रकार जो है वह गुण स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि का यह दूसरा प्रकार है गुण संधि, तो इसे हम गुण स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो एक ही मात्रा का प्रयोग होगा इसमें, जैसे ए ओ, ऐसे एक मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे महेश, महोदय, सूर्योदय, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र, वीरोदय, महर्षि आदि ये जो सारे शब्द हैं, तो इसमें ए और ओ का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं विस्तार से। तो देखो महेश शब्द है, तो एक मात्रा का किस तरह से प्रयोग है, महा प्लस ईश शब्द बनता है महेश। तो देखो इसका जो विच्छेद है, शब्द विच्छेद किस तरह से, और शब्द जो बनता है महेश, उसमें ह पर एक ही मात्रा है तो शब्द बनता है महेश। तो दूसरा शब्द है देखो महा प्लस उदय, लेकिन शब्द बनता है महोदय। हाँ में जो आ है आ और उ मिलकर ओ हो जाता है और महोदय ये शब्द बनता है। तीसरा शब्द है सूर्य प्लस उदय, इसमें शब्द बन जाता है सूर्योदय, इस पर भी एक ही मात्रा रहती है। अगला शब्द है सर्व प्लस उदय, शब्द बनता है सर्वोदय। अगला शब्द है परम प्लस ईश्वर, शब्द बनता है परमेश्वर। और देखो इसमें में पर भी एक ही मात्रा है। राम प्लस इंद्र शब्द बनता है रामेंद्र। तो ये सारे जो शब्द है ये है गुण संधि के उदाहरण हैं। तो गुण संधि की विशेषता आपको याद रखनी है कि इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ए ओ आदि शब्दों के ऊपर आप इन शब्दों को अगर आप देखें तो इस पर एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जैसे दो मात्राओं का प्रयोग होगा। औ देखो हमने दूसरी जो संधि है गुण संधि, उसमें हमने देखा उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो वृद्धि संधि है इसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे महौषध, सदैव, एक, दंतोष्ठ, औषधि, औरत, औसतन, औद्योगिक, इन सारे शब्दों को अगर हम देखें तो इसमें औ शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें दो मात्राओं का प्रयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो देखो इन शब्दों का विच्छेद किस तरह से किया जाता है। तो देखो सदा प्लस एव शब्द बनता है सदैव। तो देखो सदा में आ आता है और एव में ए, तो आ प्लस ए बनकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है और शब्द तैयार हो जाता है सदैव। अगला शब्द है महा प्लस औषध और शब्द बनता है महौषध। अगला प्रकार है यन संधि, यानी स्वर संधि का ये चौथा प्रकार है यन संधि। इसे हम यन स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो शब्द में य, र, व से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होता है, यानी जैसे जोड़ शब्द हम कहते हैं ना, तो उसमें इन शब्दों को दूसरा शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो उदाहरण के लिए हम शब्द देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि य, र, व ऐसे जो शब्द है इनको आधे वर्ण जोड़े हुए होते हैं, उसे यन संधि कहा जाता है। तो देखो जैसे अभ्यास, अभ्यस्त, अभ्युक्त, यद्यपि, स्वागतम, प्रत्येक इत्यादि। मात्राद्या यानी मात्राज्ञा, दिव्यर्पण, अभयारण्य, अभ्यागत, अभ्यारोप आदि ये शब्द है। तो अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि य जो है उसके पहले उसे भ जो है आधा जोड़ा गया है। जैसे अभ्यास शब्द बन गया। अभ्यस्त शब्द अगर आप देखें तो य को यहाँ पर आधा भ जोड़ा गया है।
अभ्युक्त शब्द में भी यही है। और इस तरह से स्वागतम शब्द अगर आप देखें तो व को आधा स जोड़ दिया गया है। उसी तरह प्रत्येक शब्द, इत्यादि शब्द, मात्राज्ञा शब्द, देव्यार्पण शब्द है। देव्यार्पण शब्द में भी अगर आप देखें तो य को आधा व जोड़ा गया है। अभयारण्य भी अगर आप देखें तो य को आधा भ जोड़ दिया गया है। तो इसका महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो य, र, व से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होता है। ये इतना ही आपको याद रखना है, तो आप ये आसानी से यन स्वर संधि पहचान सकेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि का 5वां प्रकार है अयादि संधि। तो अयादि संधि किसे कहते हैं या अयादि संधि कैसे पहचानी जाती है? तो देखो, संधि होने के बाद शब्द में ए, ओ, औ की मात्रा दिखाई नहीं देती तथा अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होता है। जैसे देखो नयन, इसमें ए, ओ, औ ये शब्द दिखाई नहीं देते। शब्द देखो कितने आसान है। नयन, शयन, गायक, नायिका, पावक, पवित्र, भवन, भावुक, नाविक, ये इसमें शब्द है। अगर इसका हम शब्द विच्छेद देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये संधि कैसे पहचानी जाती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ए, ओ, औ की मात्रा हमें इसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रयोग किया हुआ होता है। जैसे देखो नाविक शब्द है, तो इसका विच्छेद किस तरह से हो गया है? नौ प्लस ईक, यानी इसमें औ शब्द है लेकिन वह शब्द में दिखाई नहीं देता। तो नाविक शब्द का अगर विच्छेद करना है तो किस तरह से होता है? 9 प्लस ईक शब्द बनता है नाविक। दूसरा शब्द है नायिका, इसमें भी औ का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन देखो 9 प्लस ई का शब्द बनता है नायिका। 9 में कौन सा वर्ड आता है? औ, इस स्वर आता है। औ और ई मिलकर क्या बन जाता है? ई का बन जाता है ई, और इसीलिए 9 प्लस ई का शब्द बनता है नायिका। अब देखो भावुक शब्द है, तो इसमें भी औ है लेकिन दिखाई देता है क्या? नहीं, लेकिन इसका विच्छेदन किस तरह से किया जाता है? शब्द विच्छेद, तो भऊ प्लस उक शब्द बनता है भावुक। तो ये याद रखने के लिए आपको बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिस जिसे कहते हैं आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। पौ प्लस अक शब्द बनता है पावक। देखो औ प्लस अ बन गया आ, तो पावक शब्द बन गया। पौ प्लस अक पावक, ये यानी पावक शब्द दिखने में बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका विच्छेद किस तरह से है? तो पौ प्लस अक, ये सारे उदाहरण किस संधि के हैं? तो अयादि संधि जिसे कहा जाता है, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि के ये सारे उदाहरण हैं। तो स्वर संधि के हमने 5 प्रकार देखे। उसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जैसे ही हम शब्द विच्छेद करेंगे तो उसमें एक व्यंजन और दूसरा स्वर या व्यंजन हो सकता है, यानी 2 व्यंजन एक साथ हो सकते हैं विच्छेद करने पर, या एक स्वर और एक व्यंजन हो जाता है, और ऐसे शब्दों को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, इन नियमों को अगर आप याद रखेंगे तो आप ये आसानी से समझ सकोगे। तो पहला नियम देखो क्या है? त के बाद च, छ होने पर त का च हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कोई शब्द है, उदाहरण के लिए मैं आपको शब्द बता दूंगी, तो त के बाद च या छ होता है तो त का च बन जाता है, यानी त नहीं रहता, उसका च हो जाता है। कब? जब त के बाद च या छ होता है तब। तो देखो उदाहरण के लिए उच्चारण शब्द है, ठीक है, तो इसका विच्छेद किस तरह से हुआ है? उत प्लस चारण। तो यहाँ पर उत ऐसा हुआ है, देखो त है लेकिन त के बाद क्या आया है? च आया है, चारण। तो शब्द विच्छेद करने पर उत के बाद अगर च या छ आता है तो त का च बन जाता है। जैसे उत प्लस चारण का क्या बनता है? उच्चारण। सत प्लस चरित्र का बन जाता है सच्चरित्र। उत
प्लस छिन्न का बन जाता है उच्छिन्न। इस तरह के शब्द बनते हैं। तो आपको ये नियम याद रखना है। तो हमें जो संधि पढ़ रहे हैं वह है व्यंजन संधि। तो इसमें व्यंजन से शब्द तैयार हो जाते हैं। तो एक व्यंजन या एक स्वर भी हो सकता है। दूसरा नियम है नियम 2, त के बाद ज आने पर त का ज हो जाता है। जैसे सत प्लस जन शब्द बनता है सज्जन। यानी यहाँ पर देखो आप, त के बाद ज आया है, सत प्लस जन। तो सत त के बाद ज आने की वजह से जो त है वह भी ज में बदल जाता है और एक जोड़ शब्द जिसे हम कहते हैं वह बनता है सज्जन। इस तरह के शब्द बनते हैं। तो ये सज्जन ये शब्द कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। इसका तीसरा नियम देखो, त के बाद ल आने पर त का ल हो जाता है। तो देखो यहाँ पर त के बाद ल, यहाँ पर ल सिंपल है, आप देखो। उसके बाद ल को ध्यान से देखो तो ल का ल ऐसा हो गया है। तो त के बाद ल आने पर त का ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख शब्द बनता है उल्लेख। यानी अगर त के बाद ल आ जाता है तो त का ल बन जाता है और जोड़ शब्द बन जाता है। जैसे उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास शब्द बनता है उल्लास। यानी ये जो त है उसका आधा ल बना है, यहाँ पर देखो तो उल्लास शब्द बना है। ये दूसरा नियम है कि त के बाद ल आ जाने पर त का ल हो जाता है। इसका चौथा नियम है त के बाद न अथवा म आने पर त का न हो जाता है। आपको ये याद रखना है, त के बाद न अथवा म आने पर त का न हो जाता है। तो उदाहरण देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे तत् प्लस मय, अगर देखो तत् शब्द है, तत् प्लस के बाद म आया हुआ है तो त और म इनसे बनता है न और शब्द बनता है तन्मय। तो देखो तन्मय का शब्द विच्छेद किस तरह से होता है, तत् प्लस मय शब्द बनता है तन्मय। यानी जब हम विच्छेद करते हैं तो उसमें हमें न दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम शब्द लिखते हैं तो शब्द कौन सा बनता है, तन्मय। क्योंकि यहाँ पर तत् ये त आया हुआ है और त के बाद प्लस के बाद जो म आया हुआ है, तो त के बाद न अथवा म आ जाने पर त का न हो जाता है। ये नियम है और इस नियम की वजह से तत् प्लस मय शब्द बनता है तन्मय। और दूसरा शब्द है जगत प्लस नाथ शब्द बनता है जगन्नाथ। तो यहाँ पर भी त का न बन जाता है और जोड़ शब्द बन जाता है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ये जो शब्द है वह कौन सी संधि है? तो यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका अगला नियम है त के बाद श आने पर त का च तथा श का छ हो जाता है। यानी आपको ये याद रखना है कि अगर हम जब शब्द विच्छेद करेंगे तो त के बाद श आता है या त का, तब क्या होता है, तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और देखो उदाहरण के लिए शब्द देखते हैं हम, उत प्लस श्रृंखल, तो शब्द कौन सा बनता है, उच्छृंखल। यानी यहाँ पर देखो त के बाद यहाँ पर क्या है, श आने पर त का च और श का छ हो जाता है। तो श्रृंखल का क्या बन जाता है, उच्छृंखल बन जाता है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है उत प्लस श्वास और शब्द बन जाता है उच्छ्वास। यहाँ पर त का क्या बना, देखो त का च बन गया और उत प्लस श्वास का शब्द बन गया उच्छ्वास। तो आपको इन नियमों को अच्छे से याद रखना है, तभी आप आसानी से व्यंजन संधि पहचान सकोगे। ठीक है। नियम 6, त के बाद अगर ह आने पर त का द तथा ह का ध हो जाता है। तो देखो ये नियम, तो त के बाद ह आने पर त का द हो जाता है। यानी अगर हम एक शब्द देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे उत प्लस हत, ये उसका
विच्छेद है और शब्द बनता है उद्दत। तो यहाँ पर देखो त के बाद ह आया है, यानी उत प्लस हत आया है, तो त के बाद ह आता है तो त का द बन जाता है और इसीलिए यहाँ पर शब्द बना उद्दत। नियम 7, क, च, ट, त, प क्रमशः ग, ज, ड, द, व हो जाता है। अब ये नियम आपको उदाहरण से ही याद रहेगा। तो देखो, जैसे क का ग बन जाना, च का ज बन जाना, ट का ड, त का द बन जाता है और प का व बन जाता है। तो ये व्यंजन संधि में। तो जैसे देखते हैं शब्द है वाग्दान। तो देखो इसका शब्द विच्छेद किस तरह से होता है, तो वाक प्लस दान, यानी देखो क ए बन गया है तो क का आगे क्या बनता है, ग बनता है। तो देखो क का ग बनता है और वाक प्लस दान शब्द बनता है वाग्दान। तो आपको ये शब्द पूछा जाएगा इस तरह का और आपको संधि के प्रकार पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। और अगर शब्द विच्छेद करना पूछेंगे तब भी आपको याद रखना है कि वाग्दान अगर ये शब्द आया है तो इस शब्द का विच्छेद किस तरह से करना है, वाक प्लस दान। और वाग्दान शब्द की संधि पूछे जाए तो ये संधि का कौन सा प्रकार है, तो ये व्यंजन संधि है। दूसरा शब्द है दिक प्लस अंत। तो देखो क का क्या बनता है, फिर ग बनता है और शब्द बनता है दिग्दंत। तीसरा शब्द है अच प्लस अंत और शब्द बनता है अजंत। यानी यहाँ पर देखो च के बाद अ आया है तो च का क्या बनता है, ज बन जाता है और अच प्लस अंत बनता है अजंत। इस तरह से शब्द बनते हैं और ये व्यंजन संधि जो है इसके ये 7 नियम हैं। और देखो शब्द किस तरह से बनते हैं, आगे और उदाहरण भी है। तो जगत प्लस बंधु शब्द बनता है जगत बंधु, यानी यहाँ पर त का द बना है। देखो जयत प्लस रथ शब्द बनता है जयद्रथ, यानी त का द उच्चारण हो जाता है। उत प्लस गार शब्द बनता है उद्गार। तो उद्गार शब्द आप सबको पता है कैसे लिखते हैं, लेकिन उसका विच्छेद करते वक्त द के बदले हमें क्या लिखना पड़ता है, तो इसका विच्छेद किस तरह से होता है, उत प्लस गार शब्द बनता है उद्गार। तो इन नियमों को अच्छे से याद रखोगे तो आपको आसानी से शब्द पहचान सकोगे, या आप आसानी से शब्द पहचान सकोगे या संधि का प्रकार पहचान सकोगे कि कौन से प्रकार की इस शब्द में संधि है। अब देखो ये तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो देखो हमने अब तक कौन से देखे, 2 देखे, स्वर संधि के 5 प्रकार देखे। उसके बाद हमने व्यंजन संधि देखी, व्यंजन संधि के 7 नियम मैंने आपको बताए। और उसके बाद ये तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो ये आसान होती है पहचानने में। तो देखो विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी ये शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो उसमें विसर्ग रहते हैं। विसर्ग यानी पता है ना आपको, जैसे किसी वर्ण के आगे 2 डॉट जिसे आप कहते हैं ना, तो उसे विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निसंदेह ये शब्द है, देखो दुख ये शब्द है, अंतःकरण अंतःपुर ये शब्द है, तो इसमें विसर्ग है। देखो अंतः त के आगे 2 डॉट है तो उसे विसर्ग कहते हैं, तो ये विसर्ग है अंतःपुर। निसंदेह नि के आगे 2 विसर्ग है। तो देखते हैं इसका शब्द विच्छेद किस तरह से करते हैं। तो इसके कुछ नियम है, तो इसका पहला नियम जानो। तो देखो विसर्ग के बाद ठ आने पर विसर्ग का श हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि जैसे ही हम शब्द विच्छेद करते हैं और उसके बाद ट या ठ आ जाता है तो वो विसर्ग जो है उसके बदले श लिखा जाता है। जैसे उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो धनु, देखो धनु न के आगे 2 विसर्ग है, तो धनु प्लस टंकार ये शब्द विश्लेषण है या विच्छेद जिसे कहते हैं वो है। तो इससे शब्द बनता है धनुष्टंकार। तो देखो धनु के आगे जो विसर्ग है उस विसर्ग का यहाँ पर श बना है और धनुष्टंकार इस तरह का शब्द यहाँ पर बनता है।
तो ये आपको पहला नियम जो है विसर्ग संधि के, तो आपको याद रखना है कि विसर्ग के बाद जब ट ठ आ जाता है तो उस विसर्ग का श बन जाता है। नियम दूसरा क्या है देखो, तो विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि विसर्ग के बाद यदि त थ आ जाता है तो उससे स विसर्ग के बदले स शब्द लिखा जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो देखो नमः म के आगे विसर्ग है तो शब्द लिखते वक्त नमस्ते इस तरह का शब्द बनाए, यानी विसर्ग के बदले स का प्रयोग किया हुआ है। जैसे नमः प्लस ते बनता है नमस्ते। अंतः अतः प्लस तल शब्द बनता है अंतस्थल। इस तरह से विसर्ग के बदले स बन जाता है, लेकिन कब बनता है, जब त या थ प्लस के बाद आता है। तो यहाँ पर देखो नमक प्लस ते, यानी यहाँ पर त आया हुआ है, अंत प्लस तल यहाँ पर भी त आया हुआ है, और इससे ये जो विसर्ग है विसर्ग से कौन सा शब्द बना, स, और इसीलिए नम प्लस ते बना नमस्ते, अत प्लस तल बना अंतस्थल। तीसरा नियम देखो, तो तीसरा नियम है विसर्ग के बाद श, श, स आने पर विसर्ग का क्रमशः श, श, स हो जाता है, अर्थात विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। ये आपको याद रखना है। और ऐसे शब्द पहचानना बिल्कुल आसान होता है कि कौन सी संधि है। जैसे नि प्लस संदेह शब्द बनता है निसंदेह। देखो आप ध्यान से, तो देखो नि प्लस संदेह शब्द बनता है निसंदेह, यानी जैसे विसर्ग है वैसे ही उस शब्द में लिखे गए हैं। नि सिर्फ उस शब्दों को जोड़ा है, निसंदेह। चौथा नियम देखो कौन सा है, तो विसर्ग के बाद च, छ आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। देखो यहाँ पर श किस तरह से लिखा है, तो विसर्ग के बाद च और छ आ जाता है तो विसर्ग के बदले श लिखा जाता है। जैसे नि प्लस चय शब्द बनता है निश्चय, यानी यहाँ पर देखो नि के आगे दो विसर्ग है, लेकिन विसर्ग यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं, तो विसर्ग के बदले श इसका प्रयोग किया गया है, और नि प्लस चय से शब्द बनता है निश्चय। उसी तरह के और उदाहरण है, नि प्लस चेष्ट शब्द बनता है निश्चेष्ट, नि प्लस छल शब्द बनता है निश्चल। तो यहाँ पर देखते हैं अगर आप, तो प्लस के बाद च और छ आया हुआ है, तो जैसे ही हम शब्द विच्छेद करते हैं और विसर्ग के बाद च या छ आ जाता है तो उससे श बन जाता है। ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका पांचवा नियम है विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग ही रह जाता है या विसर्ग का श हो जाता है। जैसे अंत प्लस करण शब्द बनता है अंतःकरण। तो देखो यहाँ पर अंत के बाद क आया हुआ है तो शब्द वैसे ही रह गया है, यानी जो विसर्ग है वह वैसे ही रहते हैं। जैसे अंतःकरण शब्द को देखो ध्यान से, दूसरा शब्द है दु प्लस ख, तो यहाँ पर ख आया हुआ है प्लस के बाद, तो विसर्ग वैसे ही रही है। देखो दुख, इसमें विसर्ग वैसे ही है। तो ये नियम क्या है, तो ये शब्द अगर क, ख, प, फ आए तो विसर्ग वैसे ही रहती है या फिर उससे श बन जाता है, ये नियम है। तीसरा शब्द है देखो अंत प्लस पूर, तो शब्द बनता है अंतःपुर। तो देखो कई शब्दों में विसर्ग वैसे ही रहते हैं और कई शब्दों में विसर्ग से क्या बन जाता है, तो श बन जाता है, षट्कोण का श यहाँ पर दिया है। तो देखो दु प्लस कर्म, यानी दु के आगे विसर्ग है और उसके बाद कर्म शब्द आया है तो शब्द बनता है दुष्कर्म। आगे शब्द है नि प्लस पाप, तो शब्द बनता है निष्पाप। अगर आप ध्यान से देखें तो नि के आगे दो विसर्ग है प्लस पाप शब्द है तो शब्द बनता है निष्पाप, यानी विसर्ग का क्या बना, श बना। ये नियम है। तो नियम 6 क्या है देखो, यदि विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन
मृदु यानी उच्चारने में हमें सॉफ्ट लगे, मुलायम लगे जैसे बोलने में शब्द, उसे मृदु व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ, ड, ज, झ, र, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी ये शब्द अगर आते हैं तो विसर्ग का र हो जाता है। यदि स्वर बाद में होता है तो र स्वर में मिल जाता है। तो देखो ये आप शब्द अगर हम देखेंगे तो आप ये नियम आसानी से समझ सकेंगे। तो शब्द देखो, दुर्दशा, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय, निरादर, ये इसके उदाहरण है। तो देखते हैं इसका विच्छेद किस तरह से किया जाता है। तो देखो दु प्लस दशा, तो दो ये शब्द क्या है, तो ये मृदु शब्द है, प्लस के बाद आया हुआ द मृदु शब्द है, तो मृदु व्यंजन है। तो मृदु व्यंजन आने की वजह से दु के आगे जो विसर्ग है उसका क्या बन जाता है, र बन जाता है, और दु प्लस दशा का शब्द बनता है दुर्दशा। दु प्लस बल, यहाँ पर देखो ब, ये भी मृदु व्यंजन है, तो यहाँ पर दु के आगे जो विसर्ग है उससे बनता है र, और इसीलिए शब्द बनता है दुर्बल। अगला शब्द है दु प्लस आक्रमण, शब्द बनता है दुराक्रमण। दु प्लस लाभ शब्द दु प्लस लब शब्द बनता है दुर्लभ। नि प्लस भय शब्द बनता है निर्भय। नि प्लस आदर शब्द बनता है निरादर। तो इसका 7वां नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व ई हो तथा बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर ई का बड़ा ई हो जाता है। जैसे ये नियम जो है वो आप ध्यान से पढ़ो। यदि विसर्ग से पूर्व ई हो, यानी विसर्ग देने से पहले जो व्यंजन या स्वर आएगा उसका वह ई हो, छोटा ई हो, तो बाद में र हो तथा बाद में र हो, यानी उस विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का लोप होकर छोटा ई जो है उसका बड़ा ई हो जाता है। जैसे देखो नी प्लस रोग ये शब्द है। नी शब्द अगर देखे विसर्ग से पहले तो वो पहली वेलांटी जिसे हम कहते हैं, तो जब पहली वेलांटी आती है तो छोटा वाला ई उसमें होता है ना। तो नी इसमें छोटा ई है और प्लस के बाद आया है र, तो शब्द कौन सा बना, निरोग। यानी देखो यहाँ पर छोटा नी है, लेकिन जैसे ही शब्द बनता है वहाँ पर बड़े ई का प्रयोग होता है और दूसरी वेलांटी नो को हो जाती है और शब्द बनता है निरोग। दूसरा शब्द अगर आप देखोगे नि प्लस रुजता, तो यहाँ पर भी विसर्ग के पहले जो न आया हुआ है वह उसमें छोटा ई आया हुआ है, और इसीलिए छोटा ई विसर्ग के पहले आता है और प्लस के बाद र आ जाता है। जैसे नि प्लस रुजुता, इसमें र आया हुआ है तो शब्द जो है बनने वाला वह उसमें बड़ा ई का प्रयोग हो जाता है। जैसे निरुजता शब्द अगर आप ध्यान से देखें तो नी में बड़ा ई आया हुआ है, तो शब्द बनता है नी प्लस रुजता, शब्द बनता है निरुजता। ये आपको ये 7 नियम है। तो आपको ये जो हमने संधि और संधि के प्रकार पढ़े तो आपको ये समझ में आए होंगे। तो संधि के सबसे पहले हमने 3 मुख्य प्रकार पढ़े। तो संधि के मुख्य 3 प्रकार कौन से पढ़े हमने, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको याद रखना है। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़े और उसके बाद हमने व्यंजन संधि पढ़ी। व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है लेकिन उसके नियम हैं, उन नियमों को आपको याद रखना है। उसके बाद हमने विसर्ग संधि पढ़ी। विसर्ग संधि के भी जो नियम आपको पढ़ाए हैं उन नियमों को याद रखोगे तो सारे शब्द यानी संधि के जो प्रकार है वो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से शब्दों को समझना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।